नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे मेडिकल डेवलपमेंट पर बात करेंगे जिसने हाल ही में दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम बात कर रहे हैं एंडीज वायरस आउटब्रेक की। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर सामने आए इस मामले के असल तथ्यों को समझना और एक सही रिस्क असेसमेंट करना इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। अब जब भी पब्लिक हेल्थ से जुड़ी ऐसी कोई खबर आती है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में उठता है वो यही है कि क्या अब हमारी रूटीन यात्राएं सुरक्षित हैं। किसी भी मेडिकल डिटेल में जाने से पहले इस डर और चिंता को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टियों या काम के सिलसिले में ट्रैवल करने वालों का परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसका सीधा और साफ जवाब ये है कि आम जनता के लिए ओवरऑल रिस्क अभी भी बेहद कम है। जी हाँ, मौजूदा मेडिकल असेसमेंट साफ तौर पर बताते हैं कि जो लोग अभी सफ़र कर रहे हैं उनके लिए खतरे वाली कोई बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम अपनी रोज़मर्रा की यात्राएं बिना किसी टेंशन के बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जारी रख सकते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। चलिए एक बार टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 2 मई 2026 को इस क्रूज शिप पर आउटब्रेक की पहली रिपोर्ट सामने आई थी। इसके तुरंत बाद मई के मध्य में सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बहुत तेजी से काम किया और अमेरिकी विदेश विभाग के साथ मिलकर सभी यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। इस तेज और असरदार कदम का सबसे शानदार नतीजा ये रहा कि आज की तारीख तक अमेरिका में इस आउटब्रेक का एक भी मामला सामने नहीं आया है। बिल्कुल जीरो केसेस। अब एक क्लिनिकल नज़रिए से देखें तो ये वायरस थोड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, जो नॉर्मल हंटा वायरस होता है वो आमतौर पर चूहों के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आने से फैलता है। ये मेडिकल दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो एंडीज स्ट्रेन है ना, ये एक बिल्कुल अलग चुनौती है। ये इकलौता ऐसा हंटा वायरस है जो सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। और बस यही वजह थी कि ये एक क्रूज शिप जैसे बंद माहौल में इतनी आसानी से फैल सका। तो फिर ये इंसानों के बीच फैलता कैसे है? देखिए, ये हवा में तैरने वाला कोई आम सर्दी जुकाम का वायरस नहीं है। इसे फैलने के लिए क्लोज कांटेक्ट यानी बहुत करीबी संपर्क की जरूरत होती है। क्लोज कांटेक्ट का मतलब है डायरेक्ट फिजिकल टच या फिर किसी संक्रमित इंसान के साथ एक ही बंद कमरे में काफी लंबा वक्त बिताना। इसके अलावा मरीज की लार या श्वसन स्राव के सीधे संपर्क में आना इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण है। तो इसके ट्रांसमिशन के इस साइंस को समझना हमारे लिए बहुत काम का है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर मेरा मानना है कि बचाव के सही तरीके जानना ही सबसे बड़ा हथियार है। हमें कुछ हाई रिस्क हरकतों से पूरी तरह बचना चाहिए, जैसे कि किसी संक्रमित व्यक्ति को चूमना, उनके साथ खाने पीने के बर्तन शेयर करना या फिर दूषित बिस्तर और बॉडी फ्लूइड्स को बिना किसी सेफ्टी के छूना। ये सब सीधे तौर पर इन्फेक्शन को बुलावा देते हैं। बर्तन या अपना पर्सनल सामान शेयर न करना एक बहुत ही बेसिक लेकिन अचूक तरीका है खुद को सेफ रखने का। चलिए मान लेते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो ही जाए तो क्या होगा? इससे होने वाली बीमारी को समझना भी कम जरूरी नहीं है। एंडीज वायरस मुख्य रूप से HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम नाम की बीमारी पैदा करता है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है जो सीधे हमारे फेफड़ों पर वार करती है। इसे किसी आम बुखार की तरह लेने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह डैमेज करने वाली और संभावित रूप से जानलेवा बीमारी है। मेडिकली जो चीज़ इस बीमारी को थोड़ा पेचीदा बनाती है वो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। ये समय 4 से लेकर 42 दिन तक का हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई वायरस के संपर्क में आता है तो बीमारी के पहले लक्षण दिखने में कम से कम 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने तक का वक्त लग सकता है। ये एक बहुत लंबी विंडो है, इसलिए अगर किसी को एक्सपोजर का थोड़ा भी शक हो तो हफ्तों तक अपनी सेहत की लगातार निगरानी करना एकदम मस्ट हो जाता है। तो इस लंबी विंडो में हमें किन अर्ली वार्निंग साइंस पर नजर रखनी चाहिए? डॉक्टर्स के तौर पर हम सबसे पहले देखते हैं बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान होना, अचानक तेज बुखार आना और मांसपेशियों में दर्द रहना, खास तौर पर शरीर की बड़ी मांसपेशियों में जैसे जांघों, कूल्हों, पीठ और कंधों में बहुत तेज दर्द होना। ये वो शुरुआती रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। शुरुआती लक्षणों के बाद लगभग 50% केसेस में स्थिति तेजी से बदलती है और सेकेंडरी लक्षण सामने आने लगते हैं। इनमें भयंकर सिरदर्द होना, चक्कर आना, अचानक ठंड लगना और पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं जैसे पेट दर्द, मतली, उल्टी और डायरिया शामिल हैं।
ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि वायरस अब सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के बाकी हिस्सों, खासकर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर भी अपना असर डाल रहा है। जब बीमारी और आगे बढ़ती है और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है, तब हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर मेडिकल रियलिटी होती है। आंकड़ों के मुताबिक एचपीएस की मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 38% है। हालांकि 62% लोग इस बीमारी को मात देकर सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन ये 38% का आंकड़ा हमें बताता है कि ये बीमारी कितनी घातक हो सकती है। ये एक ऐसा क्लिनिकल फैक्ट है जो साफ करता है कि एक बार फेफड़े डैमेज होना शुरू हो जाए तो सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो जाती है। अब सवाल उठता है कि हम डॉक्टर्स इस क्रिटिकल सिचुएशन को मैनेज कैसे करते हैं। सच कहूं तो फिलहाल हंटा वायरस का कोई पक्का इलाज या कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा मौजूद नहीं है। ऐसे में रेस्पिरेटरी सिम्टम मैनेजमेंट ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। हमारा पहला स्टेप होता है जल्द से जल्द मेडिकल केयर शुरू करना। इसके बाद हम सपोर्टिव केयर पर फोकस करते हैं, जिसमें मरीज को पूरा आराम और सही हाइड्रेशन दिया जाता है। और अगर सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो तो फिर ब्रीदिंग सपोर्ट यानी कृत्रिम श्वास सहायता दी जाती है। उस ब्रीदिंग सपोर्ट में अक्सर हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसे इंट्यूबेशन कहते हैं। इंट्यूबेशन एक बहुत ही क्रिटिकल और लाइफ सेविंग मेडिकल प्रोसीजर है। जब वायरस की वजह से फेफड़े खुद से काम करना बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तब हम मरीज के मुंह के रास्ते फेफड़ों तक एक ट्यूब डालते हैं। ये ट्यूब सीधे वेंटिलेटर से जुड़ी होती है, जो शरीर को वो ज़रूरी ऑक्सीजन पहुंचाती है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन सारे फैक्ट्स और क्लिनिकल डेटा को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। एचपीएस जिस तेजी से शरीर में फैलता है, उसे देखते हुए क्या शुरुआती लक्षण दिखते ही तुरंत मेडिकल हेल्प लेना सबसे अहम कदम नहीं हो जाता? देखिए, भले ही आम जनता और हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए रिस्क बहुत कम है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। सही जानकारी होना और लक्षणों को वक्त रहते पहचान लेना ही हमेशा हमारा